यस बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार रोटेशनल मोशन चलते जा रहा है, पर टेंशन नहीं लेनी, खत्म होने की स्टेज पर हम इसके आ चुके हैं। 1 या 2 लेक्चर इसके लगेंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी तक खैर हमने काफ़ी काम कवरअप किया। स्टार्टिंग में हमने बोला था चैप्टर डिफिकल्ट है, देखो डिफिकल्ट ही है, लेकिन जिन बच्चों ने काम कर लिया प्रॉपर तरीके से उनको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल हो गया होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बेटा जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिए या जैसे मैं काम कराना चाहता था उसके हिसाब से उन्होंने काम कवरअप नहीं किया, तो उनको तो देखो यार ये डिफिकल्ट ही लगेगा। लेकिन अभी भी टाइम है, अगर आपके कोई लेक्चर मिस हुए, आपने कोई काम कवरअप नहीं किया, तो उनको कवरअप कर लो, लेक्चर दोबारा लगा लो, मुझसे टाइम ले लो। आपको टाइम देकर एक आधी लाइव क्लास लगाकर आपका काम कवरअप कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर इसको अब नहीं कवरअप किया किसी ने, मान लो किसी का रह गया कुछ, अभी भी टाइम है कवरअप कर लो। लेकिन यार अब नहीं कवरअप किया तो ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए यार मुश्किल ही रह जाएगा, बाद में हाथ में आने वाली चीज नहीं है। ये डिफिकल्ट है, कोई शक नहीं है। तो करो इसको जिसने नहीं किया, बाकी जिन्होंने कर लिया वो अपना काम कर ही रहे हैं। 1-2 लेक्चर रह गए हैं, उसमें भी जो टॉपिक्स आएंगे उसको भी आप कवरअप करना। न्यूमेरिकल आपने खूब किए, और जितने कर सकते हो वो भी करना, या जितने मैं करवा सकता हूं वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस चैप्टर की मान लो लास्ट स्टेज पर हैं, इस चैप्टर की लास्ट स्टेज पे हैं, 1-2 टॉपिक रह गए हैं। आज एक टॉपिक कवरअप करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में आज की हेडिंग रहेगी बेटा आपकी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। आज की जो मेन हेडिंग है ना, दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। उसमें देखो कुछ एक हमने आर्टिकल करनी है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से एक आधा ना आर्टिकल आपकी बुक्स वगैरह में दिया होता है, एक तो मैं वो कराऊंगा। उसके बाद फिर उसके कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज वगैरह आएंगे जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए अपने काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस खूब है। तो हेडिंग क्या डाल दी हुई यार हमने आज की, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या है यार, इसको हम प्योर रोलिंग भी कह देते हैं। यार ऑब्जेक्ट आपका रोल होकर जा रहा है। अच्छा, रोल होकर जाने के लिए फिर हमारे पास यही आएंगे, रिंग आएगा, स्फेयर आ जाएगा, डिस्क आ जाएगी, सिलेंडर आ जाएगा। क्योंकि जो यार इस पर्टिकुलर शेप के रोल तो वही होंगे ना, स्फेयर रोल हो जाएगा, सिलेंडर रोल हो जाएगा, भैया डिस्क रोल हो जाएगी, रिंग रोल हो जाएगा। अगर कोई और पर्टिकुलर शेप्स हैं, अब ट्रायंगुलर चीज है, ट्रायंगुलर लैमिना है मान लो, अब वो थोड़ी रोल होगा। तो रोलिंग में फिर ये 3-4 नाम ही आएंगे आपके पास, रिंग, डिस्क, सिलेंडर या फिर स्फेयर आएगा, ठीक है जी। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब सिर्फ रोलिंग होनी है, बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है यार, ये रोल होकर आगे बढ़ रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग मतलब स्लिपिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। यार नीचे कीचड़ विचड़ हो तो गाड़ी का जब चक्का घुमाते हैं रेस देकर, तो वहीं की वहीं क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। अब वहीं की वहीं स्लिप हो रहा है, वो स्लिपिंग है, ठीक है। अगर नीचे प्रॉपर फ्रिक्शन हो तो गाड़ी चलती रहती है, वो आगे की ओर क्या करती रहती है, रोल करती रहती है। यह है रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब बीच में कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। हमने वैसे इंक्लाइंड प्लेन वाला केस टेकअप करना है आज। मान लो यहां पे यार अपने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, रिंग या डिस्क आपने रख दी। अब ये नीचे की ओर रोल करते हुए भी जा सकता है, एंगल ज्यादा रख दोगे तो ये स्लिप भी कर सकता है। समझो बात को। अगर ये बिल्कुल प्योरली रोल करते हुए जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर ये नीचे जाते हुए स्लाइड भी कर गया तो वो क्या हो जाएगा, रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा। या उसमें हो सकता है रोलिंग हो ही ना, वो खिसक कर ही नीचे चल जाए। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अगर बेटा एंगल नॉर्मल सा रखा तुमने,
एंगल कम है तो इसके ऊपर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखोगे, ये बढ़िया सा रोल करते हुए जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि नीचे कम फोर्स लग रहा है, नीचे खींचने वाला कौन होता है? एम जी साइन थीटा। नॉर्मल सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक के रखे हुए हैं, स्लाइड नहीं करने देता, ये इसको नीचे ले जाएगा ही ले जाएगा। फ्रिक्शन स्लाइड नहीं करने देता, उतनी देर में क्या कर जाता है? ये रोल कर जाता है। तो बात को शायद समझ गए होगे। अगर ये स्लाइड भी कर गया तो वो प्योर रोलिंग नहीं है, वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं है। लेकिन अगर ये प्योरली रोल करते हुए जा रहा है तो इसको मैं क्या बोलने जा रहा हूं? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बहुत केसेस होते हैं, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से हमने इंक्लाइंड प्लेन वाले केसेस को थोड़ा सा डिस्कस करना है। अगर मैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊं या करके दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हो। क्लास में तो ये एक हम स्टूडेंट को लगा देते होते हैं कि भाई मार्कर गिरेगा ना तो उसको कैच कर लेना। अब यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा, नीचे गिर जाएगा तो उठाना पड़ेगा। ये देखो, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो इस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है जी। अब ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ठीक है जी। हिलने के कारण थोड़ा सा पीछे की ओर जा रहा है। अगर इसको मैं टिका के रख दूं और हिलाऊं ना, हाथ हिल रहा है ना भाई, इसलिए थोड़ा हिल रहा है। अब ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ठीक है। अगर यही थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं, इंक्लाइंड, देखो अब ये क्या हो गया? इंक्लाइंड। अब ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया थोड़ा सा नीचे को, तो इस पे मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर गया। ध्यान से देखना, जब ये नीचे की ओर जा रहा था तो स्लाइड तो नहीं किया। चेक करना, फिर से करता हूं, आपने चेक करना है कि नीचे के जब ये जा रहा है तो स्लाइड तो नहीं कर रहा ना। अगर नहीं कर रहा, ये स्लाइडिंग है। अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एक बार चेक करना, ये इंक्लाइंड प्लेन, इस पे मैंने रखा, आराम से देखना स्लो मोशन में, ये नीचे की ओर गया। मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा, ये प्योर रोलिंग थी, प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग थी। अगर मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूं, इंक्रीज कर दिया, देख एंगल, अब इसको छोड़ा, अभी भी प्योर रोलिंग ही हुई है, ठीक है। अभी भी ये प्योर रोलिंग हुई है। अगर इसका एंगल थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं तो देखना, अभी भी ये प्योर रोलिंग ही है। एंगल और इंक्रीज कर दिया, देखो, अब देखना, एंगल और इंक्रीज किया, चेक करो अब क्या हुआ था। अगर मैंने एंगल इंक्रीज कर दिया, देखो इतना ज्यादा कर दिया, अब एंगल ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, अब इसको छोड़ता हूं तो स्लाइड कर जाता है। अब इसको छोड़ता हूं तो नीचे की ओर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। मार्कर मेरा दूर चले गया, दूसरा ले लेते हैं। अगर एंगल कम है, कम, तो ये क्या करेगा? प्योर रोलिंग। अगर एंगल क्या कर दिया? इंक्रीज, तो ये अभी भी क्या कर रहे हैं? प्योर रोलिंग। एंगल कर दिया जरूरत से ज्यादा, तो अब ये नीचे की ओर जब जा रहा है, अभी भी प्योर रोलिंग की है, थोड़ा और कर देते हैं। अब जब ये नीचे की ओर जा रहा है, ये देखो क्या कर गया, साथ में स्लाइड भी कर गया। लास्ट टाइम करा रहा हूं भैया, एक मार्कर मैं खो चुका हूं, दूसरा खोना नहीं चाहता। ये देखो साथ में स्लाइड भी करा है, स्लाइड भी कर रहा है। एंगल ज्यादा कर दोगे तो क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। हम कह रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लाइड नहीं करवाना, स्लिप नहीं करवाना, सिर्फ इसको क्या करवाना है? रोल करवाना है। उसको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितना एंगल रखें या कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाए कि ये सिर्फ रोल ही करें और स्लाइड ना करें। तो कुछ चीजें डिस्कस करनी है बेटा। हेडिंग आपकी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। वैसे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बेटा जो बुक्स है ना नॉर्मल, प्रदीप वगैरह जितनी भी,
उसमें सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए दिया होता है, एग्जाम में जब आता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए पूछता है, लेकिन हाँ जब रिजल्ट निकल आएगा उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे, सबके रिजल्ट निकाल देंगे, एक टेबल ही बनवा देंगे आपको। फिलहाल अपनी हेडिंग है रोलिंग विदाउट, हेडिंग डालना, अब वो तो जनरल डिस्कशन थी ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। भाई तुम अपनी कॉपी के बीचों बीच ही हेडिंग डालना, मैंने साइड पे इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे वहां पे यूज करना है, ठीक है, ये पार्ट मेरा यूज नहीं होता, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, भैया मेरा रेड कलर वाला मार्कर तो नीचे गिर गया, अब इसके नीचे की अंडरलाइन हमने ब्लैक वाले से ही कर दी। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान देना बेटा, स्टार्टिंग कर रहा हूं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला रोल करवाना है भाई, तो ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं मर्जी का कुछ भी रख दोगे, डब्बा नहीं रखना, या तो रिंग होगा या सिलेंडर होगा या स्फेयर होगा या फिर डिस्क होगी। फिलहाल मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया, जनरल चल रहा हूं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर एग्जाम में सिलेंडर आ जाएगा तो लेट अस कंसीडर सिलेंडर बोल देना, अभी मैं लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, ठीक है जी। तो हमने बोला कि लेट अस कंसीडर एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है जी। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेटा मान लो कितना है, थीटा, हाइट इसकी कितनी है, एच, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, और ये गिवन में है, गिवन में कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद प्योर रोलिंग, स्लिपिंग इसकी नहीं हो रही है, नीचे की ओर अपना जा रहा है, प्योर रोलिंग इसकी हो रही है। अब इस पे लगने वाले बेटा वेरियस टाइप ऑफ क्या बनाएंगे हम, फोर्सेस बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। पहली बात, इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और इसको अलोंग द प्लेन आपको पता ही है कौन खींच के लेके जाता है, mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा, इसको नीचे स्लाइड कर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लाइडिंग तो होने नहीं देनी। अब स्लाइडिंग को होने से कौन रोक रहा है बेटा, इसको नीचे ये mg साइन थीटा खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है मतलब स्लिप करवा देगा। अब स्लिपिंग नहीं हो रही, रोलिंग हो रही है, तो कौन उसको स्लिप होने से रोक रहा होगा, कौन रोक सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है, ऐसी हिम्मत तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही कर सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ और तो है नहीं। तो mg साइन थीटा नीचे ले जाने की कोशिश में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको स्लाइड नहीं होने दे रहा, और इतनी देर में ये क्या कर जाएगा, रोल कर जाएगा, इतनी देर में ये रोल कर जाएगा। जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे भाई सफिशिएंट है तब तक ये नीचे की ओर अपना रोल करता रहेगा। जब अगर मान लो एंगल जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आपको पता है एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। जब एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, mg sin थीटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ गया, तो उसके बाद क्या शुरू हो जाएगी, स्लाइडिंग भी शुरू हो जाएगी या स्लिपिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट है और प्योर रोलिंग ही हो रही है। ओके, ये नीचे की ओर जा रहा है प्योर रोल करते हुए। जब यह रोल करते हुए जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की, ओवरऑल जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसकी ओवरऑल कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होनी चाहिए। हमने यही फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर खिसके रोल करें कि वो स्लाइड ना कर पाए।
ए कैलकुलेट करनी है, हमारा टारगेट क्या है, ए कैलकुलेट करना। दूसरा एफ कैलकुलेट करना कि यार मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो कि ये प्योर रोलिंग करता रहे, या मैक्सिमम ए कितनी हो कि ये प्योर रोलिंग करता रहे। तो फोर्सेस बेसिकली बेटा नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, इधर की ओर लग रहा है एफ। अब आपको ये पता ही है mg के हमने दो कंपोनेंट किए, ये mg sin थीटा और ये वाला क्या होता है mg cos थीटा, और ये क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी भैया, बीच में मैं रेड कलर का मार्कर भी यूज करता होता हूं, मेरा रेड कलर का मार्कर नीचे गिर गया है, अब उसको मैं उठाने नहीं जा रहा हूं, वीडियो खराब हो जाएगी, इसलिए अब सब कुछ काला काला ही चलेगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन, पता ही है आपको, और ये वाला क्या हो गया एम जी कॉस थीटा। बाकी आप लिख लोगे वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने जनरल रखा हुआ है, लास्ट में इसमें सिलेंड्रिकल के लिए जो भी निकालना होगा मैं निकाल दूंगा। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख के ये सारी की सारी सिचुएशन बयां कर कर उसके बाद तुमने लिख देना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग on the object are shown in figure। ठीक है, अब आप देख रहे हो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। mg sin थीटा along the plane, लिखना हो लिख लो। ठीक है, लिखना हो आप लिख सकते हो, वो हमने शो कर ही दिए कि mg sin थीटा along the plane लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता ही है किस तरफ लगती है, mg आपको पता है किस तरफ लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब सब कुछ शो किया हुआ लिख दिया हमने। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। ओके, अब अगली बात बेटा, टारगेट है ए, नीचे की ओर विद एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो हमारा टारगेट पे ए है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये नीचे की ओर एक्सेलरेशन है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, और तो कोई फोर्सेस है नहीं है, नीचे की ओर mg sin थीटा, ऊपर की ओर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने लिखा कि फ्रॉम फिगर वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू m में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे कौन लेके जा रहा है mg sin थीटा, भैया रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका यूज करूंगा, लगा के रख लो, इक्वेशन नंबर 1 लगा लीजिए, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इनटू a। अगली बात f निकालो कि f की वैल्यू क्या है यहां पर। अब f की वैल्यू एक तो क्या होती है म्यू इंटू आर, वो तो है ही है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू mg sin थीटा, वो तो है ही है, उसका भी यूज करेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट और है यार, यहां पे एक पॉइंट और है कि ये ना रोल कर रहा है नीचे की ओर। अब अगर नीचे की ओर ये बेटा रोल कर रहा है, रोल नीचे की ओर रोल करते हुए जा रहा है, तो इसको रोलिंग कोई ना कोई करवा रहा होगा ना, किसी भी चीज को यार रोटेशन देने के लिए टॉर्क चाहिए, रोल करवाने के लिए भी फिर टॉर्क चाहिए होगी ना, क्योंकि भाई जब ये रोल कर रहा है तो बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। हमने बोला हुआ है रोलिंग में दोनों तरह के मोशन है, आगे जा रहा है ट्रांसलेशन मोशन है, और क्योंकि रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशनल मोशन भी है, तो ये रोटेट कर रहा है। रोल करने का मतलब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने का मतलब इस पे टॉर्क लग रही है, और टॉर्क कौन लगा रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो भाई टॉर्क लगाने वाला यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, टॉर्क लगाने वाला यहां पर फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन ही है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिंग हो, सिलेंडर हो, जो मर्जी हो भाई, इस पे तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा तो ये घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। ऐसे ही यहां पे नीचे क्या लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, देख, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल टेंजेंशियली लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही रोटेट कर रहा है भाई। जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ना, रोटेट करने लग जाती है कोई चीज। वो बचपन में आपने वो खेल जरूर खेला होगा, यहाँ गाँव में जाओ ना, आज भी बच्चे खेलते हैं कि एक टायर लेते हैं और टायर डंडा पकड़ते हैं और टायर को रखते हैं और उसके ऊपर टेंजेंशियली क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हमें तो हर जगह फिजिक्स दिखनी चाहिए भाई, वो डंडा मार नहीं रहा उसको, डंडा बीच में मारेगा तो वहीं रुक जाएगा टायर। वो टायर को रख के ऊपर टॉप पे क्या लगाता है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, और वो क्या करता जाता है, रोल करता जाता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो घर पे ना बाइक खड़ी होती है, बाइक को अगर बड़े वाले स्टैंड पे लगा दो ना, स्कूटर बाइक को बड़े वाले स्टैंड पे लगा दो तो उसका जो टायर जो होता है ना आगे वाला, वो उड़ जाता है। अब टायर जब आगे वाला उड़ जाता है, वहां पे बच्चा कई बार बैठा होगा, वो उसको ऐसे हाथ मारते 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 उसको रोटेट करवाता रहता है। भाई जब वो हाथ भी मारता है उस पर कैसे मारता है, टेंजेंशियली मारता है, टेंजेंशियल फोर्स लगाता है। आगे से कभी आपके घर में कोई बच्चा उस पर ऐसे मार रहा हो ना हाथ और उसको घुमा रहा हो तो बोलना कि तू इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, भाई टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, उसके कारण क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है, टॉर्क के कारण घूम रहा है, बच्चा पागल हो जाएगा, कभी नहीं ऐसे ऐसे हाथ मारेगा, समझाना उसको टॉर्क वॉर्क ये सब। तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है बेटा टेंजेंशियल लग रहा है ना, तो यही वो फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट को समझो, हमें चाहिए था कि भाई ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते वक्त इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई टॉर्क कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। तो mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैंने लिखना है कि एज द ऑब्जेक्ट is rotating while moving downwards, it is under the action of some torque। उस पे भाई कुछ ना कुछ क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है। और लिख लो फिर, दिस टॉर्क लिखना पड़ेगा, ये इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टॉर्क लग रही है ना, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देयरफॉर अच्छा टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो यहां पे आर क्रॉस एफ, एफ की वजह क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको खोल के लिखेगा तो लिखेगा आर एफ साइन ऑफ थीटा, यहां पे थीटा 90 डिग्री है, यहां पे थीटा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा, ये जो आर है, आर ये जो नॉर्मल, ये जो आर है जी, ये रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसका यूज नहीं खैर में करना, एन से डिनोट कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट कर दिया। कैपिटल आर मैंने किसके लिए यूज कर दिया, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसको वैसे छोटा आर लिखते होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं टॉर्क को क्या लिख दूंगा, आर ही था, लेकिन यहां पे जनरल फार्मूले में आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से। अब इस सिचुएशन में वो आर है बेटा, इस फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से आर है, फोर्स की जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और साइन 90 है क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना 90 है, वो 1 हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ हो गया, वैसे तो आर क्रॉस एफ ही होता है, लेकिन यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू एफ हो गया जी। ओके, तो टॉर्क किसके इक्वल हो गया यार, आर इंटू एफ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हमें एफ निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आगे लिखना
आल्सो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ठीक है ना। टॉर्क आर एफ हो गया क्योंकि एफ ने टॉर्क प्रोवाइड की है, ऊपर से टॉर्क आई इंटू एल्फा भी होता है। इस हिसाब से यार दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहां से क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 लिखी रहने दो। टॉर्क इक्वल टू बेटा आर एफ था, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा था। यहां से बेटा आर इंटू एफ इक्वल टू आई इंटू एल्फा हो गया। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। यहां से बेटा जी एफ कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू आई बाय आर इंटू एल्फा आ गया, ठीक है जी। अब एल्फा को भी खत्म करो क्योंकि हमने ए निकालनी है ना, यहां पे एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, हमें ए लेकर आनी है। आगे लिख दो जी आल्सो। अब ए और एल्फा के बीच में क्या रिलेशन है पता ही है तुम्हें यार, v इक्वल टू ए इक्वल टू एल्फा आर होता है। जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वैसे a इक्वल टू एल्फा आर होता है, तो एल्फा इक्वल टू ए बाय आर होता है। तो एल्फा इक्वल टू, यहां से एल्फा इक्वल टू ए बाय आर, आर की जगह कैपिटल आर यूज कर रखा है, यहां पे यार पुट कर दो तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर यानी रेडियस क्योंकि रेडियस वाली चीज ही है, एल्फा की जगह ए बाय आर, एफ की जगह आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया बेटा। आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने बोल रखा है सिलेंड्रिकल स्फेरिकल हो डिस्क हो, सबका अब कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही होगा ना। जो भी रोल करने वाली चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ अब रेडियस तो आएगा। तो बेटा एफ आ गया। देखो कैलकुलेशन क्या क्या की हमने। पहली इक्वेशन मेरे पास पड़ी हुई है, ए हमारा टारगेट है, निकालनी है। गिवन में एफ, गिवन में एम हमें गिवन होता है, चलो थीटा चलो गिवन होता है, गिवन में एम है ना, थीटा भी गिवन होता है। एफ गिवन नहीं था तो हम एफ को रिड्यूस करने के चक्कर में पड़ गए, रिड्यूस करने के चक्कर में हमने एफ की वैल्यू निकाल दी आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब वहां पे पुट कर दो और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ जी बेटा, एफ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग एफ इन इक्वेशन 1। ओके, मैंने मिटा दिया, आप बस जो भी चल रहा था उसमें एक लाइन लिख लो बस, सब्स्टिट्यूटिंग एफ इन इक्वेशन 1। क्या आया था बेटा, एफ इक्वल टू अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए, आई ए बाय आर स्क्वायर। पुट करो जी यहां पर, सब्स्टिट्यूटिंग एफ इन इक्वेशन 1, ये बना एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, टारगेट पे कौन है भैया, ए है, तो इसको उधर ले जाओ आई वाली टर्म को, ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, आई ए बाय आर स्क्वायर, प्लस हो गया उधर जाके प्लस एम इंटू ए। ओके जी, ये बनेगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू, ए कॉमन आ रहा है, ये बन गया आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एम बचेगा बस, ए बाहर आ गया। यहां से एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटे यार एम भी बाहर निकाल ले, एम जब मैंने बाहर निकाला ये बचा आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा भैया, एम से एम कट जाएगा। ए निकालने के लिए बाकी सारी ए के साथ वाली टर्म नीचे खींच दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू, एम तो कट चुका है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे भाई एक्सेलरेशन का। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1। तो एक्सेलरेशन टारगेट पे थी, अभी टारगेट पे बहुत कुछ है, एक बार इसको मिटा ही देते हैं यार, जरूरत पड़ेगी फिर से निकाल लेंगे। तो बेटा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया
कि कोई सिलेंड्रिकल स्फेरिकल या डिस्क जैसी चीज जिसका कुछ ना कुछ रेडियस है इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही होगी, तो विदाउट स्लिपिंग जाने के लिए उसकी जो एक्सेलरेशन है मैक्सिमम वो क्या होनी चाहिए, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1, आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको याद कर लो, ठीक है जी। अब अगली बात बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, सिलेंडर का अलग है, स्फेयर का अलग है, तो सबकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, सबकी अलग अलग आ जाएगी। मान लो मैं किसकी बात करता हूं, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की। बेटा यहां तक तो जनरल है, फॉर अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बेटा जी, अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, सॉलिड सिलेंडर ले लो। अब सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई की वैल्यू सबकी डिफरेंट है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। ले भैया ये तो चल ही नहीं रहा, मैं बड़ी मेहनत से इसको उठा के लाया था। ओके, दबा दबो के चला लेते हैं, डिब्बे में फार्मूला बढ़िया लगता है ना। ओके, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा बाय आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस 1 था। मैं बोल रहा था सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आई किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। याद करो, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए ना अब तक, इट इज 1/2 एम आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे पुट कर दूं ए इज इक्वल टू, ऊपर आएगा जी साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, अभी हाफ ही बचेगा, तो ये बन जाएगा हाफ प्लस 1, यानी नीचे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया, 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। बेटा ऊपर वाला जो था वो तो था जनरल, जड़ा मर्जी ऑब्जेक्ट। अब ये स्पेशल किसके लिए, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, फॉर अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ए जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2/3 जी साइन थीटा होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो गई नीचे जाने की एक्सेलरेशन, तो समझ ले क्या हो जाएगा, वो स्लिप करना शुरू कर देगा। तो फॉर ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट 2/3 जी साइन थीटा होती है। बेटा बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करते जाओ, अपने आप ही कैलकुलेट होता जाएगा। हम एक ही करेंगे, बाकी आप टेबल बनवा दूंगा, अपने आप करके भी देख ही सकते हो आप। तो फॉर ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो आपकी बुक्स में दिया होता है बेटा, वो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 2/3 जी साइन ऑफ थीटा। ओके, एक तो ये हो गया। अब हमें यह भी पता है कि जो एफ होता है ना, एफ वो होता है म्यू इंटू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, अपने डायग्राम में देख लो, आर नॉर्मल रिएक्शन है। अब इस आर की बजाय पे क्या यूज करवा दिया हुआ है, एन यूज करवा दिया हुआ है। क्यों करवा दिया भाई, क्योंकि आमतौर पे हमने जितने भी यार फार्मूले लिए हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, सब में मैंने कैपिटल आर ले रखा है, हाफ एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो मैं चाह रहा था कि अपने यहां पर भी जो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं उसका भी रेडियस स्मॉल आर की बजाय क्या रखूं, कैपिटल आर ही रखूं। अब उसका नाम कैपिटल आर रख दिया, लेकिन बीच में नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है। नॉर्मल रिएक्शन को आमतौर पर तो आर से नोट करते हैं, लेकिन यहां पर आर पहले यूज कर लिया था, इसलिए मैंने इसको एन से नोट कर दिया। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ही है मेरे भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन ही है। ओके, अब एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू यहां पर क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होती है, एम इंटू जी इंटू
कॉस थीटा होती है। बात को समझो, अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, पहले मैं ए निकाला था, अब एफ निकालने की कोशिश करता हूं ना। जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे भाई, वो क्या थी? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए था ना। पहले टारगेट पे कौन था? ए था, तो हमने एफ खत्म करवाया। अब टारगेट पे कौन है? एफ है। एफ भी निकाल ही लेते हैं। अब क्या खत्म करवाऊंगा? ए खत्म करवाऊंगा, ठीक है। वहां से फिर मैं म्यू भी निकाल लूंगा। ध्यान से सुनना, यहां से मैंने क्या लिखा? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। ये एम जी साइन थीटा है, इसको इधर ले आया, माइनस एम ए हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? एफ हो गया। फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? एम जी साइन थीटा, गलत तो नहीं लिख दिया? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए था। चाहिए क्या मुझे? एफ। एफ उधर चले गया, एम ए इधर आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू एफ हो गया। ए की वैल्यू पुट करते मेरे भाई, एम जी साइन थीटा माइनस सिलेंड्रिकल के लिए कौन सा केस कर रहा हूं? सिलेंड्रिकल वाला कर रहा हूं। तो सिलेंड्रिकल वाले की एक्सेलरेशन ये आई है, उसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए कम से कम, वो भी ढूंढ लेते हैं। तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कितना है? 2/3 जी साइन थीटा इक्वल टू एफ आ गया मेरे भाई। यहां से एफ को इधर रख रहा हूं, ये क्या है? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बाहर आ गया यार। यहां पे क्या बच गया? 1 माइनस 2/3। मेरे ख्याल से सही चल रहा है सब कुछ, देख लेना भाई, गड़बड़ हो जाती होती है। एम जी साइन थीटा था ही, ए में भी साइन थीटा ही आया था, एम जी साइन थीटा बाहर आ गया। 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, 1/3। ये बन गया मेरे भाई एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू 1/3, यानी कि एफ कितना आ गया? 1/3 एम जी साइन थीटा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम इतना होना चाहिए। एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए अगर आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवानी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम इतना होना चाहिए, 1/3 एम जी साइन थीटा, अगर आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवानी है तो। अब यहीं से एफ इक्वल टू क्या है भाई? म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां से म्यू निकाल लेते हैं, ये तो है ही अपने पास। अब यहां से लिख लो म्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा। इसके हिसाब से यार म्यू कितना आ गया? एफ कितना आया? 1/3 एम जी साइन थीटा, नीचे क्या आ गया? एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल हो गया, 1/3 टेन थीटा। म्यू कितना आ गया मेरे भाई? 1/3 टेन थीटा। मतलब म्यू की वैल्यू एटलीस्ट ये चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए है ना बेटा, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड म्यू है। जिसका मर्जी कैलकुलेट कर लो यार, जिस मर्जी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर लो आप अपनी एक्सरसाइज के रूप में। आप चेक कर सकते हो कि जी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में बस क्या करना है, यहां पे आई की जगह स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना, ए आ जाएगी। उसके बाद एफ कैसे कैलकुलेट करना है? ए की वैल्यू पुट कर कर। उसके बाद म्यू कैसे कैलकुलेट करना है? एफ की वैल्यू पुट कर कर। तो ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इन चीजों को यार एक बार अपना नोट कर लो। ये बेटा यार एज ए आर्टिकल आ सकता है एग्जाम में। मान लो आ गया कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर एन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो ये कर देना। अगर स्फेरिकल बोल के करते तो भी क्या दिक्कत है, यहां तक तो कॉमन ही है। उसके बाद स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दोगे, वो कर देना। अब ये जो अभी कराया बेटा, ये एक डिफरेंट स्टाइल में करा दिया सब्जेक्टिव के हिसाब से। अभी इसको नोट वोट कर लो, अभी इसकी डिस्कशन बाकी है। डिस्कशन फिर ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए हमें, ठीक है। उसमें कुछ काफी सारे रिजल्ट्स आएंगे, वो भी हम चेकअप करने जा रहे हैं। तो यार अपना रिजल्ट आ गया, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है।
उसको हमने दूसरे स्टाइल से किया, सब्जेक्टिव के हिसाब से रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ बढ़िया है। अब यार उसी रिजल्ट की ना कुछ डिस्कशन है, कुछ नए रिजल्ट्स भी आएंगे। अब नेक्स्ट जो 15 to 20 मिनट्स या जो भी टाइम लगता है, 25 मिनट भी लग जाए चाहे, उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, अब उनको भी थोड़ा यार ध्यान से देखना, बहुत काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स में ये जो अभी डिस्कशन कराने जा रहे हैं ना हम, यही आनी है। हमने बात की कि अपने पास एक बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकती है, पता है तुम्हें। आर इसका रेडियस है। जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसको नीचे जाने की एक्सेलरेशन कितनी निकाली हमने यार, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, रिजल्ट निकल गया अपना। अब बेटा न्यूमेरिकल्स के लिहाज से या बुक्स वगैरह में ये ना थोड़ा मॉडिफाई करके दिया होगा, ये तो है ही है, ठीक है, ये याद कर लिया, जी साइन थीटा आई 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं और बढ़िया याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हमने एक के पढ़ा यार, के रेडियस ऑफ गायरेशन, याद होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा। हमने कहा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से के स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, रूट आई बाय एम, के इक्वल टू, एक तो ये पढ़ा तुमने, चलो। और यहां से देखो के स्क्वायर इक्वल टू आई बाय एम, और के स्क्वायर अगर मैं किसी का भी मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई गया, के क्या आ गया, रूट आई बाय एम आ गया। ध्यान से सुनना, ये रूट आई बाय एम आ गया अपने पास। अब अगर मैं यहां पर इस जगह पर इसका भी यूज करेंगे, आई इक्वल टू क्या पुट कर देता हूं, एम के स्क्वायर पुट कर देता हूं। तो आई की जगह एम के स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं ना। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की जगह पुट कर दिया भाई यार, एम के स्क्वायर, एम एम कट जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ज्यादातर जगह पर हम इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे, ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है। जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के समझ लो क्या है यहां पर, के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक और बात सुनना, मान लो अपने पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना। अब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का आपको पता है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो है ही है। अब अगर इसकी जगह में एम के स्क्वायर पुट कर दूं, क्योंकि यार सिलेंडर का अगर रेडियस आर है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन भी होगा, के दोनों के बीच में रिलेशन यही है। एम के स्क्वायर पुट कर दिया यहां पर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ध्यान से सुनना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया, 1/2 आ गया। देख लो जो भी है तुम्हारे सामने, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ एम आर स्क्वायर है ना, तो भाई यहां पे तो वैल्यू पुट करेगा एम के स्क्वायर, एम एम कट जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ आ गया। अगर ये सिलेंडर नहीं रिंग होता, रिंग, रिंग में क्या आता, आई इक्वल टू 1 इंटू एम आर स्क्वायर, तो उसमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां हाफ था तो हाफ बच रहा है, रिंग में 1 बचता, रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आ जाता है। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। अगर ये स्फेयर होता, स्फेयर, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
2/5 mr²। अब यहां पे मैं पुट करूं mk² इक्वल टू 2/5 mr², mm कटता, k²/r² कितना आ जाता 2/5। यार मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे कि पता नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि k²/r² की वैल्यू याद रखने की जरूरत थोड़ी है। अगर ये रिंग है तो यहां पे जो 1 लगा हुआ है ना, इसके साथ जो mr² के जो साथ लगी हुई है चीज, वो k²/r² हो गया। अगर ये डिस्क है तो डिस्क का फार्मूला क्या होता है, हाफ mr²। ये तो कट जाना है। ये चीज क्या है, k²/r²। अगर ये सिलेंडर है तो उसमें भी ये आएगा। अगर स्फेयर होता तो ये 2/5 mr² है भाई, ये तो कट जाएगा। ये चीज क्या है, k²/r² है। इसलिए यार ये इस टर्म्स में रख दो तो और इजी हो जाएगा। और इजी कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि किसके केस की एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, किस केस की एक्सेलरेशन निकालनी है। मान लो सिलेंडर की निकालनी है, हमने सिलेंडर की निकाली थी। अब सिलेंडर में k²/r² 1/2 है, क्योंकि सिलेंडर का फार्मूला हाफ mr² होता है। वो जो हाफ लगा हुआ है वो k²/r² है, यहां पुट करते हैं हाफ, वही आ जाएगा 1 + 1/2, 3/2, 2/3 आ जाएगा। अगर ये रिंग है, रिंग में ये जो वैल्यू है k²/r², वो 1 है, ये आ जाएगा 1 + 1 2 g/2 sin थीटा। अगर ये स्फेयर है, स्फेयर सॉलिड वाला स्फेयर, तो उसमें k²/r² की वैल्यू क्या है 2/5। यहां 2/5 पुट कर दे। कहने का मतलब इस फॉर्म में लेकर आएगा तो और भी इजी हो जाएगा। तो इस फॉर्म में याद रखो यार, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। जिस फॉर्म में बेटा अब लिखवा रहा हूं ये एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में याद करो और काम आएगी। ठीक है, ये तो था ही, चलो ठीक है, वो हमने उसके हिसाब से किया, वो तो कर नहीं था। फिलहाल याद कैसे करना है इसको, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साथ में क्या आएगा k²/r²। ओके, एक्सेलरेशन का फार्मूला अपना बना के रख लो, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k²/r²। g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k²/r², याद रखना है मेरे भाई। ओके, अब इसमें दो चीजें और कैलकुलेट करनी है जी। अगर मान लो इसकी हाइट h है, ये जो भी डिस्टेंस है ये कितना कवर कर रहा है, s कवर कर रहा है। तो जब ये यहां से रोल करता हुआ आएगा, रोलिंग, ठीक है, स्लिपिंग नहीं है, रोल करता हुआ आएगा, यहां पहुंचेगा। यहां पहुंचते पहुंचते इसने हाइट कितनी कवर कर ली यार, h हाइट कवर कर ली। अब यहां पे बेटा इस जगह पे पहुंचते पहुंचते ये कुछ ना कुछ स्पीड अटेन कर लेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी स्पीड अटेन कर लेगा, या यहां से यहां तक आते आते उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। हमारे पास 3 फार्मूले होने चाहिए, एक इसका एक्सेलरेशन का, एक इसका कि नीचे तक पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी अटेन कर लेता है, एक इसका कि भाई नीचे तक आते आते कितना टाइम लगता है। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। थोड़ा सा यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाऊंगा। देखो लॉन्ग मेथड से भी स्पीड निकल जाती है। अब लॉन्ग मेथड जो हमने अभी यूज किया ना वो नहीं यूज करूंगा। लॉन्ग मेथड से मैंने एक्सेलरेशन निकाल दी, वो बहुत है, क्योंकि बुक्स में वो आर्टिकल दिया होता है, वो कई बार एग्जाम में डाल देता है एग्जामिनर, इसलिए मुझे कराना पड़ता है, वो मैंने करवा दिया। लेकिन अब न्यूमेरिकल के हिसाब से डायरेक्ट वाले तरीकों से ही निकलवाऊंगा। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक पहुंच गया, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा भाई। क्या लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनना, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, m इंटू जी इंटू एच लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, m इंटू जी इंटू एच। जब ये यहां से यहां तक पहुंच गया, इसके पास क्या बन गई जी, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, लगा दिया। मगर यहां पर एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि यार जब ये यहां से यहां पहुंचा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं है, वो हाफ mv² प्लस
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ आया नहीं है, वैसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो ना भाई तो वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके पास सिर्फ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये तो रोल भी कर रहा है, रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो सही है, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, इसमें दोनों है, ट्रांजिशनल भी है, ट्रांसलेशनल, प्लस रोटेशनल भी है। अब यहां पे गड़बड़ मत कर देना, अगर आप mgh इक्वल टू सिर्फ हाफ mv स्क्वायर लगा दोगे जो अभी तक लगाते रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे स्थिति ये बननी है कि जी इसकी जगह क्या लगेगा, ठीक है, टॉप पे उसके पास कितनी एनर्जी थी, m इंटू जी इंटू एच थी, m इंटू जी इंटू एच लगा दी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में दोनों का समय ये लगेगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नीचे पहुंचते पहुंचते वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी अटेन कर लेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखना है, ऐसे निकलना है इसमें। अब ओमेगा नहीं चाहिए ना मुझे v चाहिए, लेकिन यार यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑब्जेक्ट वही है ना, जिस वक्त इसकी वेलोसिटी v थी उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो उस इंस्टेंट की बात हो रही है, उसी वक्त वेलोसिटी v थी, उसी वक्त वेलोसिटी ओमेगा थी, तो v और ओमेगा के बीच में रिलेशन होती है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, आर मैंने कैपिटल ई मान रखा है, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर दे मेरे भाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर पुट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे k के टर्म्स में आंसर चाहिए, k पुट कर दिया मैंने, i की जगह एम के स्क्वायर। ठीक है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, उसका जनरल फार्मूला तो होता ही होता है जो भी होता है, लेकिन एम के स्क्वायर भी तो होता है ना, तो i की जगह एम के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने पुट कर दिया, हाफ था, i की जगह पुट कर दिया, ओमेगा की जगह v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा की जगह v बाय आर पुट किया। यहां पे चेक करना क्या क्या बच रहा है, m बाहर, सॉरी एम जी एच इक्वल टू, यहां से हाफ बाहर निकाल लिया, दोनों में हाफ आ रहा है, m भी बाहर निकाल लिया, v स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, बचा क्या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, m से m कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी का क्या आ गया, फार्मूला आ गया कि अगर कोई रोल करते हुए यहां तक आता है, रोल करते हुए आता है, तो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, कितनी कर लेगा, रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कैपिटल के है यार, छोटा पड़ जाता है, कैपिटल के है, कैपिटल के, रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके जी, अब रेडियस ऑफ गायरेशन इन केसेस में तो चार ही तो ऑब्जेक्ट है यार, रिंग है, डिस्क है, रिंग डिस्क हो गया तो सिलेंडर होलो और दोनों हो गए, रिंग है, डिस्क है, या कह लो सिलेंडर है, प्लस होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, तो चार तो रिजल्ट है, और उनके के याद करने में क्या दिक्कत है, के तो वैसे, सॉरी के नहीं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो वैसे ही याद हो जाएगा, के नहीं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो ये जो हाफ है ये क्या हुआ, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही तो है। तो एक्सेलेरेशन याद करनी है जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, v याद करनी है रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। अब मैंने बोला था टाइम भी निकालना है, अब आ गया टाइम, कि यहां से यहां तक आते आते टाइम कैसे निकालोगे, अब टाइम निकाल लेना है यार, v इक्वल टू यू प्लस
80 लगा दो, क्योंकि नीचे तक पहुंचने की v तो तुमने कैलकुलेट कर ही ली हुई है, तो क्या लगा दोगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो मेरे भाई, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ऑल्सो v इक्वल टू u प्लस 80। जब हमने शुरुआत की थी तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ये आ गया a इंटू टी। अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता है, ये रही, v की वैल्यू भी पता है, ये रही, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। t निकालना है, t इक्वल टू मेरे भाई v बाय ए, t इक्वल टू मेरे भाई बहनों भी v की जगह रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए की बजाय जी साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। भाई इस पे रूट नहीं है, उस पे रूट है, जो कटिंग होती है कर दो। साइन थीटा तो बाहर ही पड़ा है यार, इनटू, ध्यान से सुनना, साइन थीटा बाहर पड़ा है, ये देखो जी है, ठीक है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, ये रूट से रूट काटेगा, नीचे क्या बचेगा, रूट जी, ठीक है, ये रूट जी, एच तो कोई है नहीं है, 2 तो कोई है नहीं है, ऊपर रूट 2h, इकट्ठे करके लिख लो यार, इकट्ठे करके लिख लो, सब रूट के अंदर आ रहा है, ऊपर 2h बच रहा है, नीचे g रूट, इसने इसका एक रूट काट देना है, ये रूट 2h बाई जी बनेगा, पुराना बना बनाया ऐसा फार्मूला लग रहा है, तो बन गया 1 बाय साइन थीटा, रूट 2h बाय जी आ गया, साथ में क्या आएगा यहां पर, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यार ये क्या हो गया, टाइम की एक्सप्रेशन आ गई 1 बाय साइन थीटा, टाइम की एक्सप्रेशन ऊपर लिखते हैं भाई, इसको मिटा के तीनों फार्मूले एक साथ हमारे आ जाने चाहिए, याद भी होने चाहिए, काम बहुत आएंगे। 1 बाय साइन थीटा, ये रूट 2h बाय जी यार अलग ही रखो, और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अलग ही रखो। तो बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, मोशन विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है, मोशन विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो एक तो एक्सेलरेशन निकलेगी जी, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक v निकलेगी जी रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक t निकलेगा जी 1 बाय साइन थीटा रूट 2h बाय जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जो भी है तुम्हारे सामने है। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, वो बेटा आपको फिर एन क्लियर होना चाहिए कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी नहीं है, सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3। सिंपल, कुछ भी नहीं है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपने आप ही निकल विकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए। एक पॉइंट में यहां पे और बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसमें चेक करते हो तो इसमें जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है ये क्या जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक कर सकते हो। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू वो आपको पता ही है। अगर ये रिंग है, अगर ये डिस्क है, रिंग या हॉलो सिलेंडर एक ही बात, डिस्क या सॉलिड
सिलेंडर एक ही बात, अगर ये हॉलो स्फेयर है या अगर ये सॉलिड स्फेयर है। अब रिंग का बेटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है, डिस्क है इसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 है, इसके लिए 2/3 है, इसके लिए सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5 है। ठीक है जी। अब 1/2 का मतलब 0.6 सॉरी 0.5, ये तो 1 हो गया। 1/2 का मतलब 0.5, 2/3, 2/3 को करोगे तो कितना आ जाना चाहिए, 0.66 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 0.66। 2/3 करोगे तो इट विल बी 0.66। 1/3 करते हो तो 0.33 आता है, 2/3 करोगे 0.66, 2/5 करोगे तो यह आ जाएगा 0.4। चेक कर सकते हो, 1 आ गया, 0.5 आ गया, 0.66 आ गया। किसकी वैल्यू है ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है भाई। ये किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई सबकी। अब चेक कर लो यार किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के लिए। सबसे कम किसके लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए। आपके सामने है। सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के लिए। भाई रिंग का जो मास होता है ना, वो ज्यादातर मास दूर पड़ा हुआ है एक्सिस के दूर पड़ा हुआ, दूर। जितना एक्सिस से दूर होता है मास उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, उतनी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा। देख के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बता रहा है बेटा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतनी वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो रिंग में तो मास ही सारा बाहर पड़ा हुआ ना एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो ज्यादा आया नहीं था। जो सॉलिड स्फेयर है उसमें मास एक्सिस के पास पास भी है, उसका सबसे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। हॉलो स्फेयर का 0.66 आ रहा है, डिस्क का 0.5। अब हॉलो स्फेयर है, देख हॉलो स्फेयर में भी मास तो बाहर ही है ना, उसका दूसरे नंबर पे आ गया, डिस्क का तीसरे नंबर पे आ गया, सॉलिड स्फेयर का चौथे नंबर पे आ गया। अब यहां पे आप चेक कर सकते हो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम होगी। इनवर्स है ना, यहां कह लो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, क्योंकि टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, एक्सेलरेशन में इनवर्स है। अब रिंग है, रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रिंग का के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे क्या है, ज्यादा है, तो उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम है। एक्सेलरेशन सबसे कम, टाइम सबसे ज्यादा लेगा। जितना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा उतना टाइम ज्यादा लेगा, उतनी ही देर में पहुंचेगा। तो आप यहां से हिसाब लगा सकते हो कि अगर 1 2 3 4 4 इंक्लाइंड प्लेन हो, चारों में रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर रख दिए जाएं, एक ही वक्त पे छोड़े जाएं, सबके मास सेम हो, सबके रेडियस सेम हो, सबके मास सेम हो, सबके रेडियस सेम हो, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे बाद में कौन पहुंचेगा। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है, यानी वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, यानी वो सबसे बाद में पहुंचेगा। तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका आपको टेबल भी बनाना पड़ेगा, वो भी बनवाते हैं आपको टेबल। तो यार जो भी हमने अभी तक किया, ये इसकी एक थोड़ी सी ना रिजल्ट कंपाइलेशन है, बहुत जरूरी है यार। मैंने बार बार बोला है, काम आएंगे, देख लेना। हम कर रहे हैं रोलिंग विदाउट
स्लिपिंग। ठीक है जी। तो अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है बेटा, ये जो ऊपर वाले रिजल्ट हैं ये सारे के सारे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रोलिंग हो रही है मतलब एंगल जो है 90 तो नहीं है, एंगल 90 तो नहीं है, ये रोल होते हुए यहां तक आ रहा है। अब अगर रोलिंग हो रही होगी तो यार कुछ ना कुछ तो रोटेशन होगी, कुछ ना कुछ रोटेशन होगी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मैं बोल चुका हूं कि जो आपका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर रहा है ना, जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अगर बेटा रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग, तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला कॉलम है ना ये हमने डिस्कस किया है, पूरा का पूरा रिजल्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता अगर रोलिंग हो रही है तो, क्योंकि रोलिंग में रोटेशन तो फिर है ही है। तो रोलिंग वाला केस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। रोल करते हुए नीचे जा रहा है यानी एंगल 90 तो नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन है, 90 होता तो सीधा नीचे निकल लेता है ये। तो एंगल लेस देन 90 रखेंगे हम। ये आपकी हमने वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, ये वेलोसिटी है बेटा, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी और लास्ट वाला टाइम है। लिख लो, लिख लेना ऊपर, मैंने लिखा नहीं, ऊपर जगह नहीं थी। ये किसकी एक्सप्रेशन है ऊपर लिख लेना यार, यहां पे ऐसे जगह बना के ना इसमें लिख लो। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है जी आपका टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम है। रिजल्ट हमने निकाले ही थे, वो तुम्हारे सामने ही है यार। √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्पीड थी नीचे तक पहुंचने की, नीचे वाले एंड तक, यहां तक पहुंचने की स्पीड। एक्सेलरेशन यही आ रही थी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और टाइम था 1 बाय साइन थीटा 2h बाय g 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको याद करना ही पड़ेगा, याद हो गए होंगे। अब थोड़ी सी बात सुनना, अगर ये नीचे स्लाइड कर कर आ जाए, मान लो एंगल ज्यादा हो जाए, 90 तो नहीं है लेकिन एंगल मान लो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अभी 90 तो नहीं है लेकिन ये स्लाइड करना शुरू कर जाए, रोल ना करे यार, स्लाइड करके चले जाए। अब अगर ये स्लाइड करके जाने लग गया, रोलिंग हुई ही नहीं, एंगल तुमने ज्यादा कर दिया था, रोलिंग हुई नहीं है भाई, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। रोलिंग नहीं हुई तो ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा नहीं आएगा तो आई नहीं आएगा। रोलिंग नहीं हुई तो अगर जस्ट स्लाइड करके चले गया तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो √2gh, सिंपल फार्मूला कि अगर नीचे खिसक के आ गया ना स्लाइड कर कर, तो नीचे पहुंचते पहुंचते कितनी स्पीड अटेन करेगा, √2gh। ये हमने पहले भी की हुई है रोटेशन मोशन से पहले, कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही हो तो कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, √2gh। क्योंकि इसमें मैंने जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाया था, हाफ mv² लग जाएगा, mgh इक्वल टू हाफ mv² लग जाएगा, √2gh आ गया। ओके, अब जब नीचे खिसकता हुआ जाएगा तो यार k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं है, तो रिजल्ट g sin थीटा आ जाएगा। ये तो बचपन से पता तुम्हें कि कोई चीज अगर नीचे की और इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, रोल नहीं स्लाइड करते हुए, तो कितनी एक्सेलरेशन होती है उसकी, g sin थीटा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं है, सिर्फ जा रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो g sin थीटा होती है। और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा 2h बाय g, यानी नीचे पहुंचने का जो टाइम है दैट विल बी 1 बाय साइन थीटा इंटू 2h बाय g आ गया। अब अगली बात, अगर ऊपर से छोड़ी तो नीचे 90 डिग्री कर दिया तुमने, n छोड़ोगे तो सीधा ही निकल आएगा नीचे, रोटेट तो हुआ नहीं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जीरो हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। रिजल्ट ये जीरो होने से 2gh, अब ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो नीचे जाते जाते हाइट अटेन करते करते h हाइट अटेन करते √2gh ही आता है। अब यहाँ पे तो थीटा ही 90 हो गया, ऊपर से छोड़ ही दोगे तो वैसे ही तुम्हें पता है नीचे आते हुए एक्सेलरेशन कितनी होती है, g होती है, और थीटा 90 से √2h बाय g आ गया। तो ये पुरानी बातें हैं, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो ना। फॉलिंग के दौरान नीचे आते आते वेलोसिटी कितनी, √2gh, कितना g, कितना √2h बाय g, ये तो वैसे ही पढ़ा यार, काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ। मोशन इन्हें स्ट्रेट लाइन में अगर वो स्लाइड करे, इंक्लाइंड प्लेन हो जाए, देखो पहले ये पढ़ा तुमने मोशन में स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद तुमने पढ़ा हुआ है स्लाइड ही करे तो कितनी एक्सेलरेशन लगती है, g sin थीटा।
टाइम का फार्मूला किया नहीं, लेकिन अब याद रख लो 1/sin थीटा। और तीसरी बात, इंक्लाइंड प्लेन हो, देखो पहले तुम इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता था, फिर इंक्लाइंड प्लेन होता था, ये रिजल्ट आते थे। अब इंक्लाइंड प्लेन है और साथ में रोल भी कर रहा है, रोल भी कर रहा है, तो ये फिर आपके क्या है, रिजल्ट्स हैं भाई। रिजल्ट्स याद होने चाहिए। एक टेबल अभी और बनवाऊंगा पिछले टेबल के बाद। अब यार एक टेबल और बना दिया मैंने, याद नहीं है कि हो जाएगा आपको, ठीक, लेकिन फिर भी अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है कि टेबल की हर एक वैल्यू याद करने बैठ जाओ, रटने लग जाओ, लेकिन फिर भी एक आइडिया है बेटा। अगर आपने बिना देखे जो मैंने पिछला टेबल बनाया था या ये वाला टेबल बनाने की कोशिश की और बन जाता है मान लो, तो को काम आएगा आपके, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, बन भी सकता है, क्योंकि आपने क्या करना है, देखो ऊपर वाले जो रिजल्ट्स हैं वो तो वैसे ही याद है ना कि k²/r², ये अलग अलग सबके नाम रख दिए। रिंग या हॉलो सिलेंडर, हमने बोला 4 ही तो सिचुएशन बनती है, या रिंग या हॉलो सिलेंडर, उसका k²/r² 1 होता है। देखो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का 1/2, इसका 2/5, इसका 2/3, यार जो उससे पहले लगा होता है, ये हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, उसके पहले फार्मूले तुमने वैसे रट लिए। उसके स्टार्टिंग वाली जो चीज है 1/2 mr², 1 mr², 2/5 mr², 2/3 mr², यार वो k या बाय r² की वैल्यू होती है, k²/r² की। तो ये तुम्हें वैसे याद होंगे। वेलोसिटी का फार्मूला रट गया होगा अब तक कि √2gh/√1 + k²/r²। एक्सेलेरेशन पता ही है, g sin θ/1 + k²/r²। बेटा k²/r² के टर्म्स में बहुत इजी रहेगा किसी का भी निकालना, वो टाइम का फार्मूला है। अब यहां पर क्या है, हर एक बॉडी का हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा हो जाती है, सबसे कम होती है। कंडीशन क्या है, मास सबके सेम रखने हैं और रेडियस सबके सेम। मतलब 4 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, हॉलो है, सॉलिड है, सबका मास सेम रखा, सबका रेडियस भी क्या रखा, सेम रखा, तो उनके k²/r² में कैसे फर्क आएगा वो तुम्हारे सामने। ये तो कांस्टेंट होता है, ये मास वास पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। और वेलोसिटी के डिफरेंट फार्मूलाज आ गए, एक्सेलरेशन के डिफरेंट फार्मूलाज आ गए, इनकी वैल्यूज पुट कर आप चेक कर सकते हो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे बाद में पहुंचेगा। वैसे ओवरऑल मैंने बताया ही था कि जी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + k²/r²। 1 सब में ही है, तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूं कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये टेबल बेटा बनाने की कोशिश करना, अपने आप बिना देखे ये टेबल बनाने की कोशिश करना। तुम्हारे सामने है कैसे कैसे वैल्यूज आएंगे, यार वैल्यू पुट करते जाओ, यहां पर k²/r² की वैल्यू पुट करते जाओ, सबके रिजल्ट आ जाएंगे। k²/r² की वैल्यू पुट करो, सबके रिजल्ट आएंगे। यार अपने आप बनाकर देखो, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा था वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²/r², एक्सेलरेशन में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k²/r²। 1 तो सब में ही है ना, और इसमें भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k²/r²। तो जिसका k²/r² सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा नीचे पहुंचने में, जिसका सबसे कम, वो सबसे कम टाइम लगाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। यहां उल्टा है, जिसका k² सबसे ज्यादा होगा वो नीचे पहुंचते पहुंचते सबसे कम वेलोसिटी अटेन करेगा, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी अटेन करेगा। आप इसमें चेक कर सकते हो, ये सीक्वेंस वाइज है बेटा, ठीक है, नहीं सीक्वेंस वाइज नहीं है, ये 1 है, 0.5 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, यानी रिंग का k²/r² सबसे ज्यादा है, वो सबसे देर में पहुंचेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा। और सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का है, वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये तो याद ही रख लो ना, रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। तो बहुत बातें थी, उलझने वाला काम था, टेबल वेबल मैंने डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि टेबल बोल बोल के बनाते हैं, उसमें वैसे ही लेक्चर बहुत लंबा खींच जाता है, वो काम अपने आप ही आप कर सकते हो। तो यार इसको कवर अप करो,
एक आधी बातें और रह गई हैं शायद, वो भी मैं देखता हूं। एक लेक्चर आपको और लगा देंगे रोटेशनल मोशन पे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल या कुछ बातें और एक टॉपिक रह गया वैसे, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो अब तक के लिए बेटा इतना ही है, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा देख लेना। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।